तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में एक तो मैट्रिक्स की ट्रांसलेशंस, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की रोटेशंस। ओके, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनमें से हम दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरी रोटेशन। ठीक है, तो बेटा ट्रांसलेशन के बारे में जब भी आया ना तो ये ध्यान रखना, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन जो वर्ड है ना, इसी का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का मतलब है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देना। तो यानी बेटा ये डिस्टेंस से काम करता है। इट इज़ अ मूविंग इन अ पॉइंट, ठीक, मूविंग अ पॉइंट इन अ लाइन, प्लेन और 3D थ्रू अ डिस्टेंस, यही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखो ये हमारा कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को हमें कहीं शिफ्ट करना है। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया मान लीजिए बी पर, कि वाई को तो ए बी एक्सटेंड कर दिया है ना, वाई प्लस बी कर दिया, और एक्स को हमने एक्स प्लस ए एक्सटेंड कर दिया। तो ये ट्रांसलेट हो गया ए से बी तक। समझ में आ गया, तो ट्रांसलेशन फ्रॉम ए से बी हो गया। तो वैसे बेटा हम ओरिजिन को भी ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसका मतलब, तो अगर ओरिजिन को मैं यहाँ करता तो ये क्या आ जाता, ए कोमा बी आ जाता है ना भाई, एक्स को जीरो और वाई को जीरो करता। तो बेटा यहीं से ध्यान दो, आपको पता है वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन जीरो जीरो ही होता है। तो यहाँ पर ये लीनियर नहीं होगी क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन जीरो नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया, ये नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो चलिए बेटा ट्रांसलेशन के बारे में एक एमसीक्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट ये नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक हमने थ्योरी की क्वेश्चन की तरह डाला हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांसलेशन इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उसी को हम लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो, फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन बराबर है जीरो। बट बेटा देखो, अगर मैं सिंपल मैट्रिक्स का यूज़ करूँ ना, या सिंपल फंडे का, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की क्या होगी, एक्स प्लस ए, तो जब भी मैं जीरो कहूँ तो क्या जीरो प्लस ए हो जाएगा। समझ रहे हो, तो समस्या क्या है, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन ही नहीं रहा। ऐसे ही देखो, अगर हम आर में लेते हैं तो जीरो का ए बन जाएगा, आर स्क्वायर में लेंगे तो एक्स वाई, तो यानी बेटा देखो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी, तो जीरो जीरो का ए बी बन जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। आर क्यूब में देखेंगे तो ये भी नहीं आ रहा, है ना, तो ये ए बी सी बन जाएगा। ये तो आप बिल्कुल सीधा सीधा समझ गए होंगे कि भाई ये भी जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ से ये समस्या आपने दिखाई, तो इसका हल क्या है। देखो, हेंस वी अराइव ऑन अ कंक्लूजन दैट मैट्रिक्स फॉर्म फॉर ट्रांसलेशन फॉर आर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। देखो, वन बाय वन की मैट्रिक्स से मैंने अभी करके देखा ना, उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बन रही, ट्रांसफॉर्मेशन बन ही नहीं रही। आर टू में भी देखो बेटा, आर टू में देखो, वहां पर भी ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही थी। वैसे ही ध्यान दो, आर थ्री में भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं बनी थी, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि टी जीरो मैप नहीं कर रहा जीरो तक। तो बेटा इस प्रॉब्लम का जो हल है ना, वो हमने क्या निकाला, एक नए मेथड से, कि हम आर को आर टू में दिखा देते हैं, आर टू को आर थ्री में दिखा देते हैं, और आर थ्री को आर फोर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज होमोजेनस मैट्रिक्स फॉर आर को आर स्क्वायर, आर टू को आर थ्री को आर फोर। यानी जनरली मैं क्या कहना चाहता हूँ, आर एन के लिए ट्रांसलेशन के लिए हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे, आर एन प्लस वन। ठीक है बेटा, अब देखो, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को जो इस फॉर्म की होती है ना, ए एक्स प्लस बी, इसको एफाइन ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्म की ट्रांसलेशन में आप ध्यान से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो ए टी एक्स बराबर होता है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर मैट्रिक्स तो होती है ए और एक बी। अब जो बी होती है वो एक ट्रांसलेशन पार्ट है, कांस्टेंट वेक्टर की तरह,
वैसे ही ए जो है ये एक लीनियर पार्ट है, समझ में आ गया। तो ए हमें ए पर ध्यान भी देना होगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट तो हमारा चलेगा। तो ए पर ध्यान रखो कि क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करना है, यानी हमें इसी पॉइंट के बारे में डील करना है, तो हम ए को क्या रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है पॉइंट को, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। और बी इक्वल्स टू ए रखेंगे, है ना, क्योंकि भाई अरे स्मॉल बी यानी ट्रांसलेशन पार्ट है ये तो, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जस्ट, ठीक है, कोई ज़्यादा खास जरूरत भी नहीं है इसकी। अब ध्यान से देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया कि भाई टी एक्स बराबर क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी। ये एक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ना कि लीनियर, ठीक है। यहीं से एमसीक्यू आता है बेटा। उसके बाद देखो इट प्रिजर्व्स पैरेललिज्म। जैसे देखो कि भाई कोई एक लाइन इधर है, तो इसके सारे पॉइंटों को मैं मतलब थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो लाइन तो वही रहेगी, है ना। तो ये जिन भी लाइनों की पैरेलल होगी हमें इसको शिफ्ट करना है जस्ट। फिगर है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसके सारे पॉइंटों के मान लो, देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये 0, ये 2, तो ये 2 2 है ना, ये 2,0 और ये 0,2 पॉइंट पे है। इसको मैं अगर 4 शिफ्ट कर दूं इस तरफ, तो नई फिगर जो है वो कुछ ऐसी नहीं बनेगी भाई। यहाँ पर क्या था, 0 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 4,0, और ये कितना हो जाएगा 6,0, ये क्या हो जाएगा 6,6, और ये क्या हो जाएगा 0, है ना बेटा। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिया है ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ये ट्रांसलेशन कैसे काम करती है, ठीक है। इट प्रिजर्व्स, इट इज पैरेललिज्म, स्ट्रेट लाइन ही रहती है। रेशोज ऑफ अ लाइन, बेटा ये लाइन के रेशो को चेंज नहीं करती, ठीक है। लाइन का जो रेशो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सेम रहता है। डोंट नेसेसरीली ओरिजिन, यानी ओरिजिन को तो चेंज करती है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ओरिजिन ट्रांसलेशन में चेंज होता ही होता है। तो बेटा देखो लीनियर ए एक्स की फॉर्म में होता है, अफाइन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है, और ट्रांसलेशन में हम अफाइन को यूज़ करते हैं जहाँ पर ए क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था। अब हम देखेंगे देखो कि आर में, R2 में और R3 में ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो बेटा धीरे 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 मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता जाऊंगा कि कैसे बन रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखो फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स, ठीक है, यानी आर में। तो हमने क्या यूज़ करना था बेटा, R2 की मैट्रिक्स यूज़ करनी थी। तो देखो नीचे तो हम 1 ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंसर्न्ड एक्स से हैं, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 A 0 1, ठीक है। ये लर्निंग का पार्ट हो गया आपका, ये फॉर्मूला जो रेड में है, ठीक है ना, कि ये किसके बराबर आएगा। अब देखो ध्यान से, आपको ना बनाना भी सीख सकते हो। आपको क्या करना है, ऐड करना है एक्स में 1, और नीचे 1 1 ही लेके चलना है, तो उस हिसाब से अपनी मैट्रिक्स बना लेना। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में ए, ठीक है। नीचे जब करेंगे तो 0 और 1, ठीक है। तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ इतनी चल रही है, बट मजबूरी ये है क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है, तो T0 तो 0 ही होना चाहिए, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर हमारा जो आर, अभी आप समझोगे, हो सकता है कंफ्यूजन का पॉइंट आ जाए। देखो आर का ओरिजिन तो 0 है और R2 का ओरिजिन 0 0 है, समझ रहे हो। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर का जो 0 है वो तो ट्रांसलेट होके ए बनेगा यहाँ पर, लेकिन हम ने दिमाग खेल रखा है क्योंकि ये देखो ये एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, x1 यूज़ कर रहे हैं, है ना, किसी भी वेरिएबल के लिए, तो R2 का यूज़ कर रहे हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं कि TU 0 आएगा फॉर U इक्वल टू 0, तो हमें जो U यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल R2 में रही है, तो 0 0 यूज़ करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ 0 और यहाँ 0 लिखेंगे, और जब यहाँ दोनों जगह 0 होगा तो देखो ये बिल्कुल 0 0 आ जाएगा। यानी हम ये दिखा रहे हैं कि T0 0 भी अभी भी 0 0 है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने R2 का यूज़ किया R में, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन देखो कि T0 तो A है, यानी ओरिजिन की तो ट्रांसलेशन हो रही है, बट T0 0 0 वेक्टर ऑफ R2, एंड हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चल किस में रही है, चल R की रही है, कर R2 की हेल्प से रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आ रही है, 0 0 ही आ रही है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली बेटा R2 में होगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई की कैसे होगी, XY 1, क्योंकि ये
आप एक तरीके से ये समझ लो कि इसके लास्ट में जो एलिमेंट है जो हमने नहीं लिखा वो 1 1 है, और हमारे R2 के जो एलिमेंट हमने उठाए हैं वो x कोमा वाई है। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे 1 मान लीजिए, और R का जो एलिमेंट हमने उठाया है वो x उठाया है इधर से। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये होप सो आपको समझ में आया हो। तो अब ध्यान से देखो कि 1 0 A 0 1 B और 0 0 1, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। इधर से ऐड करना, क्योंकि लास्ट में 1 है वही जुड़ेगा, तो इधर से हम डिजिट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो x y 0 और प्लस में a आ जाएगा, फिर x 0 y और प्लस में b आ जाएगा, 0 0 1 यानी 0 से 0 0 से 0 और 1 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम यहाँ पर अगर ओरिजिन को ट्रांसलेट करें तो वो a कॉमा b पर ट्रांसलेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो, a कॉमा b पर ट्रांसलेट होगा, लेकिन वो ओरिजिन R2 का होगा। अगर हमें क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ किस में चल रही है, R3 में, तो अगर हम 0 0 को मैप कराएं तो तीनों को 0 0 लो। ठीक है, यानी ये तीनों 0 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएगा, और हमारी मैपिंग फिर 0 0 हो जाएगी, TU 0 हो जाएगा फॉर U इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली बेटा R3 है, क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो वही डायगोनल में 1 1 1 हो, और इधर से हम ABC शुरू कर दे जो हमें ऐड करने हैं x y z, और सिमिलरली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ओरिजिन R³ का जो लेंगे 0 0 0 1 लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बट ट्रांसलेशन प्रोसेस किस पे काम कर रही है, R4 पर, और R4 के लिए ओरिजिनल क्या है इसका 0 0 0 0 0। ठीक है, चलिए बेटा हम एक दो MCQ कर लेते हैं इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि डायमेंशन ऑफ x, इफ x इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन इन Rn, यानी उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बेटा ये तो आपको पता ही है कि Rn को ट्रांसलेट करवाने के लिए अगर मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो डायमेंशन n से एक ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डज homogeneous matrix method for translations doesn't violate rules of matrix transformation, है ना, कि भाई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल ये वायलेट क्यों नहीं करता। तो ओरिजिन को इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसलेशन वेक्टर बिकम जीरो, नहीं, हमने तो ट्रांसलेशन वेक्टर को एक्स वाई लेके चला है। जीरो वेक्टर रिडिफाइन है, ऐसा तो कोई कंसेप्ट आपको बताया नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें भी होमोजेनस में T0 किसको मैप करता है, 0 को मैप करता है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इसी के साथ ट्रांसलेशन आपका इतना ही आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोटेशंस। ठीक है, तो रोटेशंस को हम करेंगे। अभी इस चीज़ को पढ़ते हैं कि रोटेशंस क्या है। देखो बेटा वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि रोटेशन क्या है, तो आप ध्यान दो कि रोटेशन में क्या होगा कि हम रोटेट करेंगे। यानी मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको मैं रोटेट करा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा फिर बना देता हूँ इसकी फिगर को। अगर रोटेट करा दो इसको किसी एंगल से तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो ध्यान से। तो हम रोटेट कराते हैं चीज़ों को। जैसे अगर ये देखो, ये एक इनफेमस एग्जांपल है कि यहाँ पर एक स्क्वायर रखा है, तो इसको रोटेट कराऊंगा तो ये थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा इसमें क्या है, टर्निंग ए वेक्टर थ्रू अ फिक्स्ड एंगल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, R2 में तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाते हैं, और R3 में एक फिक्स लाइन के अकॉर्डिंग रोटेट करवाते हैं। ठीक है, अब रोटेशन जो है वो आपका ना तो लेंथ छेड़ता है ना एंगल। ठीक है, ये एंगल किन के बीच का है, साइड्स के बीच का एंगल हो गया। ये फिगर के खुद के एंगल्स को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो देखिए इसकी थोड़ी विजुअलाइजेशन देखिए। अ रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एनी एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। तो देखो ये स्क्वायर था, इसको हमने रोटेट करा दिया एंगल थीटा से, तो ये ओरिजिनल आपका ग्रीन ग्रीन है, और देखो नया ये जो है नई फिगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म होकर आई है। ठीक है, तो वैसे ही देखो बेटा कि
इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं ये देखता कि ये एक पॉइंट है, मैं अभी एक पॉइंट को कंसीडर करके चलता हूँ, ये r,0 था और मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट करा दिया, तो बेटा ये पॉइंट क्या होगा, r cos थीटा, और ये पॉइंट क्या होगा, r sin थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, ये x था, ठीक है, ये r है, तो x बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, है ना, और x इज इक्वल टू r sin थीटा आ जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको इसको x मानोगे और इसको y मानोगे, ठीक है, तो y तो r sin थीटा आ जाएगा और x r cos थीटा आ जाएगा। होप्स आप समझ गए होगे, ठीक है, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको ये आता भी होगा, रिजॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी स्पीड का इसलिए अंदाज़ा नहीं लग रहा बेटा, तबीयत डाउन ही चल रही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपके डाउट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको फिर भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्रज्ञान सागर डॉक्स के नाम से चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, t.me करके चैनल है, इस पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी, और प्रज्ञान सागर नाम से चैनल ग्रुप है, उसमें आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। साथ में बेटा हमने शुरू किया है कि हम डिस्क्रिप्टिव जो है उसको पेपर को आपका चेक करके देंगे आपको, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पेपर्स देंगे, तो फिर आप जितनी ज़्यादा उससे जुड़ोगे उतना ज़्यादा आप सबके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो रोटेशन इन आर, ठीक है, यानी अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि एक बार आर में पढ़ेंगे, एक बार R2 में पढ़ेंगे, एक बार R3 में पढ़ेंगे, और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। अब बेटा आर का मतलब तो एक नंबर लाइन होगी, है ना, एक ही लाइन होगी, तो ओनली पॉसिबल रोटेशन क्या है, देखो अगर ये कोई पॉइंट है तो पहली रोटेशन तो क्या है, ये खुद ही बन जाए, है ना, यानी कंप्लीट, या तो 0 डिग्री का लो 360 डिग्री रोटेशन। और दूसरा क्या होगा बेटा कि अगर ये मान लो ये दूरी 1 है तो ये दूरी इस पे आ जाए -1 पे, यानी रिफ्लेक्शन हो जाए, 180 डिग्री यहाँ था, है ना, इसमें था, यहाँ था, ये 0 के अबाउट इधर आ जाए, 180 डिग्री रोटेट हो जाए, क्योंकि और कोई स्पेस तो है ही नहीं इसको जाने के लिए, तो सिर्फ लाइन है। तो यानी बेटा या तो 0 रोटेशन होती है या 180 डिग्री रोटेशन, और 180 डिग्री रोटेशन को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, और जो 0 डिग्री रोटेशन है उसको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। अभी इसका मैट्रिक्स मेथड हम देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ एनी पॉइंट एक्स इज गिवन एज, तो बेटा कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे एक्स ही होगा, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, -1 से कर दोगे, जैसे 2 का -2 करना है तो आप -1 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। अब बेटा ये जो मैट्रिक्स बनती है ना, ये आपकी ऑर्थोगोनल बनती है, रोटेशन मैट्रिसेस, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, और इनका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत सिंपल था, वो हो गया खत्म। रोटेशन इन R2, स्टैंडर्ड रोटेशंस आर अबाउट ओरिजिन। देखो R2 में जितनी भी रोटेशंस होती हैं जो हमें करनी है मैक्सिमम, वो ओरिजिन के अबाउट है, और ओरिजिन के अबाउट है तो लीनियर है, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट नहीं तो लीनियर हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो करते क्या है बेटा, ये फिर से आपको कंसेप्ट आ गया जो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो भाई देखते हैं 0.55, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स। बाकी तो बहुत सिंपल है, इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई कॉस थीटा, ये आपने जिसने भी 12th थोड़ा सा की होगी ना, मतलब थोड़ी सी जिसको याद होगी, या जो अभी भी फिलहाल पढ़ा रहा होगा, तो उसको पता होगा ये मैट्रिक्स बहुत बार आ जाती है, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो तो वो 1 ही आएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई लीनियर होती है अबाउट ओरिजिन, और आर थीटा जो होती है वो एक
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे इसको आर थीटा बोला है ना, ए बॉल मान लो इसको, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आ जाएगा, यानी ए का इनवर्स ही ए ट्रांसपोज है। यानी यहाँ पे आर थीटा का इनवर्स क्या है, आर थीटा का ट्रांसपोज। ठीक है, समझ गए। तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये जब मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा, अभी करने की कोई नीड नहीं थी इसीलिए कराए नहीं। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, वही लेंथ और एंगल प्रिजर्व रहते हैं, डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब देखो बेटा, कुछ ऐसा होता है ना कि हमें टेबल निकालने सारे आते हैं, लेकिन कुछ हमें टिप पर याद भी होने चाहिए। अब हर बार तो हम कैलकुलेट नहीं करके चलेंगे ना कि 6 का टेबल पहाड़ा लिख लेते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं। हमें कुछ स्पेशल चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो 90 डिग्री रोटेशन के लिए यहाँ पर बेटा आपको ये पता है कि जो मैट्रिक्स यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है ना, वो यूज़ हो रही है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मैट्रिक्स यूज हो रही है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। देखो 90 डिग्री की रोटेशन कराने, कॉस 90 जीरो जीरो, कॉस 90 जीरो जीरो, साइन 90 1 माइनस 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया, 180 यानी साइन जीरो, ये जीरो हो गया, ये साइन जीरो हो गया, 180 पे कॉस -1 होते, दोनों -1 हो गए। यानी इससे क्या होगी, पॉइंट की रिफ्लेक्शन होगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा 270 डिग्री की रोटेशन दे दो, तो आप 270 यहाँ पे पुट कर दो। देखो cos 2n प्लस 1 पाई/2 कितना होता है, 0। ये दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर cos साइन 270 होता है -1, तो ये +1 और ये -1 और आपके मैट्रिक्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा एक रोटेशन और होती है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रोटेशन। अब क्या है कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लो ये कोई पॉइंट है, इसको रोटेट करा दो 360 डिग्री तो खुद पे ही आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, नो एक्चुअल रोटेशन, पॉइंट रिवर्स बैक टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वर्किंग टू रोटेट एनी वेक्टर थीटा वी हैव रिक्वायर्ड रोटेशन आर थीटा वी वी। ठीक है, जहाँ पर वी हमारा वेक्टर है जिसको रोटेट करवाना है, तो ये रोटेट का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमें बस आर थीटा की पहले उससे मल्टीप्लाई करवा देनी है। ओके, अब बेटा एक इस पे क्वेश्चन कर देते हैं, रोटेट 1 टू अबाउट ओरिजिन बाय एन एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए आप पहले आर 45 निकालोगे, यानी आर पाई/4 पुट कर दो भाई, cos पाई/4 1/√2, साइन -1/√2 1/√2 1/√2, 1/√2 कॉमन लो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अब आपको रोटेट क्या कराना था, 1 2, यानी आर थीटा एक्स वाई, है ना भाई। तो 1 2 ये रहा और आर थीटा ये रही पूरी, मल्टीप्लाई करो 1, है ना, 1 -2 1 + 2, तो बेटा ये कितना है, 1 - 2 माइनस का 1। ठीक है, ये क्या आ गया, -1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, -1/√2, और ये कितना, 2 और 1 3, तो कितना 3/√2। तो न्यू पॉइंट जो रोटेट होने के बाद बने 1/√2 और 3/√2 बने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, एक बार आप रोक कर स्क्रीन देखोगे, खुद उसको लिखोगे और खुद समझोगे जो बोल रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट ए, ठीक है, कोई भी पॉइंट ए बी है, बाय एन एंगल थीटा, यानी देखो इस पॉइंट की हम किसी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, थीटा एंगल से, समझ गए ना। जैसे पहले तो हम इस पॉइंट को, देखो पहले हम ये पॉइंट था, इसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट करा दिया 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री बनता था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग 45 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एंगल कुछ भी हो सकता है, बट आपकी समझ के लिए समझाया। देखो इसमें स्टेप होते हैं बेटा, ये तो बता ही रखा है नॉट लीनियर, कि लीनियर होता नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो इसके 3 स्टेप हैं, फॉलो करते ही आंसर आ जाएगा। पहला, ओरिजिन की शिफ्टिंग कर दो भाई, ए कोमा बी था ना, तो ओरिजिन x - a y - b कर दो। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अब इससे तुम जो करते थे, रोटेशन निकालते थे, निकाल लो। थीटा
आर थीटा इंटू दिस की मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स डैश वाई डैश, है ना, इनकी मल्टीप्लाई करने से। अब उनको दोबारा से शिफ्ट कर दो, यहाँ घटाए थे ना, यहाँ घटाए थे ना बेटा, तो वापिस जोड़ दो। ठीक है, उधारा लिया चुकाना तो पड़ेगा, वापिस जोड़ दिया, वापिस जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया, यही हमारी नई शिफ्टिंग होगी। इसको बेटा एक क्विक फॉर्मेट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस एक्स माइनस ए कॉस थीटा, जो हम वो करेंगे ना उधर स्टेप 1 2 3, यही रिजल्ट रहेगा उसका। ठीक है, और बी प्लस एक्स माइनस ए साइन थीटा प्लस वाई माइनस बी कॉस थीटा, ये वाई डैश की नई वैल्यू होगी। ठीक है, देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन स्टेप से बहुत ईजी से हो जाता है। तो रोटेट करना है 3 2 को 1 1 के अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हम करते ही एंटी क्लॉकवाइज है मूव। ठीक है, अब ध्यान से देखो करना क्या। स्टेप 1, इसको घटा दो, इसमें से 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेप 2, 90 डिग्री कॉस 90 माइनस साइन 90 साइन 90 कॉस 90। यहाँ पर ध्यान दो, cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, sin 90 1, तो -1, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 0.2 एंड ये 1। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई करा लो, 0 माइनस 1, तो ये 0 माइनस 1, 2 1 जा 2, और ये 0, तो 2 आ गया। अब बेटा रिवर्ट बैक करना है, यानी इसमें जोड़ देना, स्टार्टिंग का पॉइंट 1 1 जोड़ दिया, तो -1 + 1 0, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया। एक दो एमसीक्यू देख लेते हैं कि विच ट्रांसफॉर्मेशन इन R2 इज लीनियर। वे R2 में कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है? तो बेटा अबाउट ओरिजिन ही इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि अबाउट किसी पॉइंट या ट्रांसलेशन ये दोनों नहीं होती, नन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। अब देखो इनवर्स ऑफ एनी रोटेशन मैट्रिक्स इज ए, बेटा ऑर्थोगोनल होती है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है, यानी ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज रहेगा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास के कुछ लास्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं कि रोटेशन इन आर क्यूब, ये पूछा नहीं जाता बेटा। ठीक है, वैसे होता है एक एक्सिस के अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस पे ये रहती है, देखो एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस के प्लेन को छोड़ के वाई वाले को रोटेट करवा दो। देखो ये एक्स को छोड़ा हुआ है, वाई और जेड को रोटेट किया हुआ है, ऐसे वाई एक्सिस है ना, तो वाई को छोड़ दो। ठीक है, और एक्स जेड को रोटेट करवा दो, वही है मैट्रिक्स कॉस माइनस साइन साइन कॉस। जेड एक्सिस हो गया, जेड को छोड़ दो, वाई और एक्स को रोटेट करा दो। ठीक है, तो ये देखो ये वही मैंने लिखा, एक्स एक्सिस की रोटेशन पे एक्स चेंज नहीं होगा, वाई पे वाई चेंज नहीं होगा, जेड पे जेड चेंज नहीं होगा। इट प्रिजर्व्स डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम, यानी आर क्यूब में अगर कोई रोटेशन करवा रहे हैं तो ना डिस्टेंस बदलेगा, ना एरिया, ना वॉल्यूम। और आर थीटा अगेन इज क्या है, ऑर्थोगोनल, यानी आर थीटा का जो इनवर्स है वो आर थीटा का ट्रांसपोज है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए लास्ट एक इम्पोर्टेंट आइगन वैल्यू जस्ट याद रखना है। रोटेशन अगर आर में हो रही है तो 0 डिग्री के लिए आइगन वैल्यू 1 है, 180 के लिए -1 है। ठीक है, वैसे ही ये मैट्रिक्स है रोटेशन मैट्रिक्स, ये आप कर लोगे। तो 0 डिग्री के लिए 1 1 है, 90 डिग्री के लिए प्लस माइनस आयटा है, आइगन वैल्यूज 180 डिग्री के लिए -1 है, और थीटा के लिए e की पावर प्लस माइनस आयटा थीटा। कहने का मतलब है दोनों कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और दोनों क्या हो सकती हैं, रियल भी हो सकती है वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट आर क्यूब के लिए। आर क्यूब के लिए क्या है कि एक तो रियल होगी बेटा और दो कॉम्प्लेक्स होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और तीनों रियल भी हो सकती हैं अगर थीटा 180 डिग्री हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आइगन वैल्यू का। अगर आपको ये जानना है कि आइगन वैल्यू क्या होगी तो वेट करें, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में आइगन वैल्यू पर हम पहुंचेंगे तो उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर बेटा जितने भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि कैलकुलस करा दो, तो उसको मैं एक एक पॉइंट से कराऊंगा। ठीक है, एक आपका एक मेथड हो जाएगा या एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, एक टाइप हो जाएगी, और उस पर एक या दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।